शादी को यादगार बनाने की कोशिश एक जोड़े को कैसे भारी पड़ गई, लाख टके की बात में अब आपको हम दिखाते हैं। समंदर किनारे फोटोशूट के दौरान ये जोड़ा समंदर के लहरों की चपेट में आ गया। लहरों के शिकंजे से ये जोड़ा कैसे खुद को बचा पाया, देखिए सबसे पहले। समंदर किनारे फोटोशूट की तैयारी। शादी को यादगार बनाने की कोशिश। तेज हवा के साथ उफनती लहरों के बीच फोटो सेशन की प्लानिंग। तस्वीरें साउथ कैलिफोर्निया की हैं। पैसिफिक ओशन की लहरों के बीच एक जोड़ा अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए फोटोशूट कराने पहुंचा था। दूल्हा और दुल्हन लहरों के बीच एक चट्टान पर पहुंच गए थे। कैमरा तैयार था। तय वक्त पर कैमरामैन इस पूरे सीन की शूटिंग की प्लानिंग कर चुका था, लेकिन तभी बड़ा हादसा हो गया। तेज हवा के साथ लहरों ने ऐसा जोर मारा कि दूल्हा और दुल्हन समंदर में जा गिरे। उफनती लहरों के बीच फंसे इन दोनों की जान पर बनाई। महिला तैरना नहीं जानती थी, लिहाजा वो समंदर के पानी में डूबने लगी। हालांकि इसी बीच समंदर किनारे मौजूद रेस्क्यू टीम की नजर दोनों पर पड़ गई। बिना वक्त गंवाए रेस्क्यू टीम के मेंबर दोनों को बचाने समंदर के पानी में कूद गए। काफी मशक्कत के बाद दोनों को लहरों की कैद से आजाद करा दिया गया। रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने पहले लड़के को पानी से बाहर निकाला, फिर महिला को भी समंदर की कैद से आजाद करा लिया। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात दुनिया के सबसे बर्बर फौज के जुल्म सितम की। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज की, जिसके जुल्म के निशान बलूचिस्तान के जर्रे जर्रे में। बलूचिस्तान में दहशत का राज चल रहा है। हजारों लोग गुमशुदा हैं और उनके परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। घरों में एक मर्द भी बाकी नहीं रहा है हमारे। सबको तो लेके जा चुकी हो, तो हमें भी लेके जाओ, उनकी जगह में लेके जाओ। अपने गुमशुदा सगे और चचेरे भाई को तलाश करती हसीबा कामरानी की त्रासदी बलूचिस्तान की हजारों महिलाओं की नियति बन चुकी है। हसीबा के 3 भाइयों को पाकिस्तानी सेना उठाकर ले गई थी। एक भाई की लाश तो बेहद बुरी हालत में मिल गई है, लेकिन 2 भाइयों का अभी भी पता नहीं है। 14 फरवरी 2020 को दोनों को अगवा किया गया था। तब से अब तक उनका कोई पता नहीं है। हसीबा को डर है कि कहीं उन दोनों को टॉर्चर करके मार नहीं दिया गया हो, लेकिन अभी भी उम्मीद कायम है। मेरा बड़ा भाई जब लापता कर दिया गया था, सलमान कम्बरानी, उस वक्त भी मैं घर को चलाने के लिए जॉब किया करती। जब भी मैं घर से निकलती थी, मेरी नजरें मेरे ही भाई को तलाशती थी कि कहीं से आएगा, इधर से देखूंगी उसे, उस जैसा कोई आएगा। उसके पैरों में जो उसने चप्पल पहने हुए थे, मैं उन चप्पलों को तलाशती थी। अपने भाई की तलाश में हसीबा लगातार धरना दे रही, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही। हसीबा की भाभी भी लापता शौहर का पता लगाने के लिए धरना दे रही है। हमारे भाई, हमारे बच्चों के वालिद साहब अगर जिंदा है, जिंदा होने के बावजूद भी वो यतीमों की सी जिंदगी क्यों कर गुजार रहे हैं। हमारी बहनें बेवाओं की जिंदगी गुजारते हैं शौहर के होते हुए भी। मैं उनसे मिन्नतें करती, उनकी समाजतें करती, खुदारा इन्हें छोड़ दे, इन्हें बाजियाब कर दे। अगर आप इतना ही, आपको बलोचों से इतना ही ज्यादा तकलीफ होती है, तो हमें लेके जाए, हमारी बहनों को लेके जाए। घरों में एक मर्द भी बाकी नहीं रहा है हमारे। बलूचिस्तान में गुमशुदगी के और भी कई मामले हैं। क्वेटा में हो रहा है प्रदर्शन। डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच के लिए हो रहा है। डॉक्टर दीन मोहम्मद को 11 साल पहले अगवा किया गया था। अब तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। एक आंकड़े के मुताबिक 18,000 बलोच नागरिक लापता हैं। इनमें से माना जा रहा है कि 2000 से ज्यादा लोगों की 2001 और 2013 के बीच हत्या कर दी गई। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना हर उस आवाज को दबा देना चाहती है जो अपने लोगों के हक की बात करे। एनकाउंटर, लोगों को अगवा करना, कस्टडी में टॉर्चर, बलूचिस्तान में ये आम बात है। बलूचिस्तान में सालों से पाकिस्तानी सेना की दहशत का घेरा है। टीम न्यूज़ नेशन। नेपाल में भारत विरोध को भड़काने में चीन की साजिश है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन इस खेल में एक और खिलाड़ी है, वो है पाकिस्तान। नेपाल में जो हालात हैं उसका फायदा पाकिस्तान भी उठाने की कोशिश कर रहा है। ओली के कंधे पर बंदूक रखकर पाकिस्तान भी गोली चला लेना चाहता है। क्या है नेपाल का पाकिस्तान कनेक्शन, देखिए आप।
नेपाल में साजिशों की त्रिमूर्ति। जिनपिंग, इमरान, ओली की भारत के खिलाफ साजिश। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने ही घर में घिरे हैं, लेकिन उन्हें बाहर वालों का खूब साथ मिल रहा है। ओली के जरिए पाकिस्तान भी भारत विरोधी मुहिम को हवा देने की कोशिश में जुटा है। ओली को पाकिस्तान का साथ मिला है। खबर है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के ऑफिस ने केपी शर्मा ओली से बातचीत के लिए वक्त मांगा है। इसमें कहा गया है कि इमरान खान पीएम ओली से फोन पर बातचीत करना चाहते हैं। केपी शर्मा ओली खुलेआम भारत के ऊपर अपनी सरकार को गिराने का आरोप लगा रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान की साजिश को समझना मुश्किल नहीं है। जानकारों के मुताबिक मौजूदा माहौल में पाकिस्तान को नेपाल की राजनीति में भारत के खिलाफ चाल चलने का मौका नजर आ रहा है। इसलिए पाकिस्तान नेपाल के साथ मिलकर भारत पर चौतरफा दबाव बनाने के लिए कूटनीतिक चाल चलने लगा है। इससे पहले नेपाल में चीन की साजिशों को दुनिया देख चुकी है। ओली ने नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी के इशारे पर भारत विरोधी कदम उठाया है। बताया जाता है कि नेपाल के नक्शे को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए चीनी राजदूत ने प्रधानमंत्री ओली को उकसाया था। अब चीन के बाद उसका सदाबहार दोस्त पाकिस्तान भी नेपाल में अपनी जड़ें जमाने में जुटा है। टीम न्यूज़ नेशन। नए आविष्कार का जनक जापान ने अब कोरोना से बचाने वाला मास्क भी हाईटेक बना लिया है। ये स्मार्ट मास्क ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल फोन से कनेक्ट हो सकता है। इतना ही नहीं, ये 8 अलग-अलग भाषाओं को ट्रांसलेट भी कर सकता है। आखिर कैसा है अजब गजब मास्क, देखिए इस रिपोर्ट में। आपने मास्क तो बहुत देखे होंगे, पहने भी होंगे, लेकिन ये मास्क जरा हटके है। ये स्मार्ट मास्क कोरोना से बचाएगा, साथ ही आपको अपनों से बात भी कराएगा। जापानी कंपनी डोनट रोबोटिक्स ने एक ऐसा ही स्मार्ट मास्क तैयार किया है जो इंसान की आवाज को 8 अलग-अलग तरह की भाषाओं में ट्रांसलेट करता है। इसे सी मास्क का नाम दिया गया है। यह स्मार्ट मास्क ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल फोन से कनेक्ट रहता है। मास्क में इनबिल्ट स्पीकर लगा है जो इंसान की आवाज को और तेज करता है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखी जा सके और अपनी बात भी सामने वाले इंसान तक पहुंचाई जा सके। ये मास्क इंग्लिश, चाइनीज, स्पेनिश, फ्रेंच, कोरियन, थाई, वियतनामीज और इंडोनेशियन भाषाओं को सपोर्ट करता है। कंपनी के मुताबिक मास्क में लगे माइक्रोफोन से बिजनेस मीटिंग के लिए रिकॉर्डिंग की जा सकेगी और उसे वापस फोन में स्टोर किया जा सकेगा। मास्क को तैयार करने में करीब 1 साल का वक्त लगा है। इस मास्क को कंपनी ने अपने सिनेमोन रोबोट के आधार पर तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल रिसेप्शन और कस्टमर सर्विस से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए किया जाता है। कंपनी का लक्ष्य है कि शुरुआत में 5000 सी मास्क निर्माण किया जाए, जिसे सितंबर तक जापान में बांटा जाएगा। मास्क की कीमत क्या होगी, कंपनी ने इस बारे में जानकारी नहीं दी है। टीम न्यूज़ नेशन। और लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। खासतौर से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई से सटा ठाणे भी कोरोना की गिरफ्त में अब जकड़ रहा है। ठाणे में कोरोना के व्यापक संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने यहां 10 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है। यानी 12 जुलाई तक शहर के लोगों को पहले वाले लॉकडाउन की तरह रहना होगा, सब कुछ बंद। ठाणे में फिर लॉकडाउन। 10 दिन के सख्त लॉकडाउन में ठाणे। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। राज्य में मंगलवार को 4878 नए मामले सामने आए। खास बात यह है कि मुंबई में संक्रमण का औसत पिछले कई दिनों से 1000 के करीब है। लेकिन मुंबई से लगे ठाणे, मीरा भायंदर, कल्याण डोंबिवली और नवी मुंबई में मामले बढ़े हैं। अकेले ठाणे में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9000 पार कर गई है, जबकि मीरा भायंदर में 3000 पार कर चुकी है। बुधवार को ठाणे में 1322 मामले सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और ठाणे, कल्याण, मीरा भायंदर नगर निगम में 10 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। इस दौरान मेडिकल सर्विसेज से जुड़ी आपात सेवाओं की छूट मिलेगी, जबकि बसें, ऑटो रिक्शा और टैक्सी के आने जाने पर पाबंदी रहेगी। ये लॉकडाउन आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो 12 जुलाई सुबह 7 बजे तक रहेगा। इसके अलावा नवी मुंबई, पनवेल के नगर निगम में 3 जुलाई आधी रात से पूरी तरह से लॉकडाउन लागू होगा। उधर मुंबई में कोरोना बीमारी के इलाज में रेमडेसिविर नाम की दवा बेहद कारगर साबित हो रही है। यही वजह है कि अब ये दवाई मार्केट से गायब हो गई है। रेमडेसिविर दवाई की भारी मांग और शहर में हो रही किल्लत को लेकर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि 2 दिन के अंदर ये दवा हर जिले में मुहैया करा दी जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।
और अब बात दिल्ली दंगों की करते हैं। सीए को लेकर दिल्ली दंगों के मामले में एक नया और बड़ा खुलासा हुआ है। अदालत में पेश की गई पुलिस की रिपोर्ट में खुलासा है कि दिल्ली दंगे के लिए पैसे सऊदी अरब से आए थे। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अदालत से इन दंगों की जड़ों तक पहुंचने के लिए और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए और वक्त की मांग की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की अदालत में पुलिस की तरफ से इन दंगों के 3 अहम किरदारों का जिक्र किया गया। इनमें पहला नाम है आम आदमी पार्टी के निलंबित निगम पार्षद ताहिर हुसैन का, दूसरा जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र नेता मीरान हैदर का और तीसरा गुलफिशा खातून का। पुलिस का कहना है कि ये तीनों मोहरे हैं जिन्हें दंगों में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक गुलफिशा खातून ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश के खिलाफ समुदाय विशेष को जुटाने का मोर्चा संभाला था। 21 जगहों पर बहुत पहले प्रदर्शन की तैयारी कर ली गई थी। अब पुलिस इन मोहरों के पीछे के असली सूत्रधार की तलाश कर रही है। दरअसल पिछले साल से ही सीए के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए थे, लेकिन दिल्ली में जामिया और शाहीन बाग के अलावा पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सड़क पर कब्जा कर प्रदर्शन और फिर पूर्वी दिल्ली में दंगे को लेकर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 लोग घायल हुए थे। इसके बाद 700 से ज्यादा मुकदमे दिल्ली हिंसा के मामले में पुलिस ने दर्ज किए थे। कुल 1300 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 700 लोगों को पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार किया। टीम न्यूज नेशन। हरियाणा का नूह हो या फिर राजस्थान का भरतपुर और अलवर, इन इलाकों में हिंदुओं को तबलीगी जमातियों के अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज नेशन ने तबलीगी जमातियों की साजिश का पर्दाफाश किया था। अब खबर दिखाए जाने के बाद राजस्थान सरकार की नींद टूटी है। राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया। निश्चित तौर पे अगर कोई इस तरह की समस्या है या कोई जगह विशेष पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उनकी जांच करवा के उन लोगों को पूरी तरह से पाबंद भी किया जाएगा। और जो दलित या कोई और समाज के लोग अगर चाहते हैं कि उनके गांव के अंदर उनको वापस लाया जाए या उनको वहां से पलायन कराया जा रहा है, जबरन उनके साथ में कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर उनको वापस बसाया जाएगा, उनको रखा जाएगा। मोदी सरकार रेलवे के कायाकल्प में जुट गई है। 109 रूट्स पर तेज रफ्तार निजी ट्रेन चलाने के लिए प्रपोजल मांगे गए हैं। प्राइवेट सेक्टर की ओर से रेलवे में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है। जाहिर है इससे रोजगार में भी इजाफा होगा और प्रधानमंत्री ने जो कहा कि आत्मनिर्भर बनना होगा। भारतीय रेलवे में बड़े बदलाव का आगाज। 109 रूट्स पर तेज रफ्तार निजी ट्रेन दौड़ाने की कोशिश। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी निजी यात्री ट्रेनें। रेल मंत्री का ये ट्वीट भारतीय रेलवे के आने वाले कल को बदलने का आगाज और ऐलान है। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन सर्विस ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट पार्टी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। देश में 109 डेस्टिनेशन रूट पर प्राइवेट कंपनियां 151 ट्रेन ऑपरेट कर पाएंगी। इसमें 30,000 करोड़ रुपए निवेश की संभावना है। रेल मंत्रालय ने इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा है। पूरे देश में रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है और इन्हीं 12 क्लस्टर में 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। इन सभी ट्रेनों में कम से कम 16 कोच होंगे। इन ट्रेनों में रेलवे सिर्फ ड्राइवर और गार्ड देगा, बाकी प्राइवेट कंपनी की जिम्मेदारी होगी। हालांकि कांग्रेस सरकार के इस कदम को यात्रियों पर बोझ बता रही है। पटरी सरकार की, ढांचा सरकार की, सिग्नल सरकार की, सारे सुविधा सरकार की, और बीच में कोई प्राइवेट पार्टी आकर कुछ पैसा जमा कर वो कहेगा कि हम निजी ट्रेन चलाएंगे। आज जहां 100 रुपया किराया होगी, निजी ट्रेन जब चलेगी तो 150 रुपया हो जाएगा। मतलब सब कुछ हमारा, मुनाफा प्राइवेट पार्टी का। राहुल गांधी ने सरकार पर रेलवे के निजीकरण का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ट्रेनें प्राइवेट होंगी तो ऐसे में यात्री किराया बढ़ाया जाएगा, जो यात्री किराया है वो बढ़ेगा और ऐसे में नुकसान यात्रियों को होगा। लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अगर ट्रेनों का निजीकरण होता है तो ऐसे में इसका नुकसान आम जनता को होगा, क्योंकि ट्रेन से
गरीब जनता ज़्यादा सफ़र करती है और ऐसे में अगर ट्रेनों का निजीकरण होता है तो उसका किराया बढ़ेगा और किराया बढ़ेगा तो उसका नुकसान आम जनता को ही होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ रविकांत, न्यूज नेशन, दिल्ली। कोरोना काल के बीच जहां हर तरफ निराशा का माहौल है तो वहीं सोने में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। इस वक्त सोने की कीमत में रिकॉर्ड उछाला गया है। सोना भाव खा रहा है, चांदी की तो चांदी हो गई, सोना चला 50,000 बनने। भारतीय बाजार में सोने की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार को 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 रुपए के पार पहुंचने के आसार बन गए हैं। पिछले 10 दिनों से गोल्ड का भाव लगातार बढ़ रहा है। सोना 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव से ऊपर बना हुआ है, जबकि खुदरा बाजार में 14 कैरेट सोना 49,000 रुपए के करीब पहुंच गया है। उसी वक्त ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सोना गुरुवार को 50,000 रुपए के स्तर को पार कर सकता है। बुधवार को सोने के भाव में 647 रुपए की तेजी आई और इसकी कीमत प्रति 10 ग्राम 49,908 रुपए तक पहुंच गई, जबकि मंगलवार को सोना 49,261 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 1,611 रुपए की उछाल के साथ 51,870 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि मंगलवार को इसका भाव 50,259 रुपए प्रति किलोग्राम था। कोरोना महामारी ने जहां बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना दिया है, तो वहीं सोना उम्मीद की किरण लेकर आया है। इस माहौल में भी सोने की मांग बनी हुई है और सोने चांदी का भाव बता रहा है कि ये इस माहौल में भी निवेश का सुगम और सुरक्षित साधन है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $1,860 प्रति औंस से ऊपर तक उछल गया, जो कि 2011 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। जानकारों की माने तो डॉलर में आई कमजोरी और विकास दर सुस्त रहने के अंदेशे के बीच निवेशकों का रुझान सोने के प्रति बढ़ा है। जानकारों की माने तो इस साल दिवाली तक सोने का भाव 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। जाहिर है आने वाले दिन किसी और के लिए अच्छे भले ही ना हो, लेकिन सोने की तो चांदी हो ही गई है। टीम न्यूज नेशन।